ये कहीं पर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आगे हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को देखे 11th क्वेश्चन तक आप लोगों को कल करवाया था, उसके आगे हम देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है? यानी ये कह रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है, उसका जो कोष यानी जहाँ पे जिससे फंड से पैसा दिया जाता है, फंड किसके द्वारा सृजित किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो देखिएगा इसका जो बनाया जाता है वो है नाबार्ड द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? नाबार्ड द्वारा। देखिए नाबार्ड क्या है, एक केंद्रीय बैंक है। देखिएगा बैंक भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कुछ केंद्रीय बैंक होते हैं, कुछ आरआरबी होता है जिसको रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, और कुछ लीड बैंक कहते हैं, और कुछ क्या होता है, यह ग्रामीण बैंक है। अभी देखिए उत्तराखंड में सभी ग्रामीण बैंक को एक कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से नाबार्ड एक क्या केंद्रीय, देखिए केंद्रीय बैंक उसे कहता है कि जो क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है लोगों को लोन नहीं देते। जैसे हमारा आरबीआई भी क्या केंद्रीय बैंक है, आरबीआई डायरेक्ट किसी व्यक्ति को लोन नहीं देते। जितने भी कॉमर्शियल बैंक होता है जिसको व्यापारिक बैंक कहते हैं, और जो आरआरबी होते हैं और जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ये क्या होता है जो ऋण या जो लोन दिया जाता है इनके द्वारा दी जाती है। आरबीआई देखिए क्या करता है, जो लोन देते हैं वो कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से देते हैं, और जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड देखिए क्या होता है, जो आरआरबी होता है, जो रूरल रीजनल रूरल जो बैंक होता है, नहीं क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होता है, उसी के माध्यम से क्या होता है नाबार्ड के द्वारा उनको पैसा दी जाती है, यानी फंड दी जाती है, और वो लोग क्या होता है लोन का वितरण करते हैं। और नाबार्ड जो लोन होता है ये अधिकतर प्राइमरी सेक्टर को दिया जाता है। प्राइमरी सेक्टर है जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे क्या होता है एग्रीकल्चर हुआ, एमएसएमई हुआ, ठीक है, पर्यटन हुआ। तो पर्यटन से संबंधित देखिएगा इस बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था उत्तराखंड लोअर पीसीएस में कि पर्यटन के डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा योजना उत्तराखंड सरकार ने चलाई है। तो आप लोग जानते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है वो क्या है, इससे संबंधित है। तो देखिए नाबार्ड क्या है, केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, देखिएगा इसकी स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी, जब हमारे देश में छठा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो 6 जो पंचवर्षीय योजना था, नहीं 5 ईयर प्लानिंग जब चल रहा था, तभी क्या था नाबार्ड की स्थापना की थी। और एक समिति था जिसका नाम है शिव रमन समिति। तो शिव रमन समिति या कमेटी के सिफारिश पर, शिव रमन कमेटी के सिफारिश पर क्या है, कमेटी के सिफारिश पर क्या है भारत में नाबार्ड को बनाया गया था, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम है जो आरआरबी है, आरआरबी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास करना। किस क्षेत्र का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, यानी रूरल डेवलपमेंट करने को मिला के है। और ये छठा पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है, और 1982 में इसका स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई। इसका अगर मुख्यालय बोला तो मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। तो मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर है। तो इस ये नाबार्ड के बारे में हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो है आपका भारत में किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होता है। मतलब ये बोला कि जो भारत के जो लोग हैं उनमें जो सेविंग होता है, बचत होता है, वो किस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा होता है। देखिएगा भारत में जो बचत होता है या जो सेविंग होता है वो घरेलू या डोमेस्टिक जो एरिया होता है उससे होता है। अब ये डोमेस्टिक एरिया क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। देखिए डोमेस्टिक एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे अधिकतर लोग क्या है जो घरों के माध्यम से घरों में जो पैसे कमाते हैं और वो क्या होता है वो बैंक में सेविंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो जन धन योजना के माध्यम से जो बचत बैंक के खाते खोले गए उसमें देखिए बहुत सारे पैसा क्या जमा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हर कोई जो कमाता है तो क्या बचत के माध्यम से अपने घर का जो बचत होता है उसी को जमा के रखते हैं। मतलब यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र और जो निजी क्षेत्र है इससे ज्यादा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जो सरकार के जो उपक्रम होते हैं जो उसके
कंपनीज होते हैं, उसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र है, और निजी क्षेत्र मतलब कि जो निजी लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, इनका निजी क्षेत्रों का हो गया। और घरेलू क्षेत्र का मतलब कि जो व्यक्ति घर का मतलब काम करने के बाद, घर का खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसको घरेलू क्षेत्र कहते हैं या डोमेस्टिक एरिया कहा जाता है। तो डोमेस्टिक एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, पैसे की बचत होती है भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? देखा, नीति आयोग से पहले क्या था, एक योजना आयोग हुआ करता था जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जो 1950 में बनाया गया था। और जो नीति आयोग है वो क्या है, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। किसने बनाया नीति आयोग को? 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, और 15 मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको बनाया गया था। अब देखिए, योजना आयोग में भी क्या होता था, योजना आयोग में एक अध्यक्ष होते थे और एक उपाध्यक्ष होते थे, यानी एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। और योजना आयोग में जो अध्यक्ष होते थे वो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और जो उपाध्यक्ष होते थे, जो वाइस प्रेसिडेंट होते वो कोई अर्थशास्त्री होते थे। लेकिन क्या होता था कि इससे जो योजना आयोग का मेन मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, कि जो भारत में जो संसाधन पाया जाता है, रिसोर्स पाया जाता है, उसका सही रूप से वितरण करना, यानी उसका मैक्सिमम क्या है, यूटिलाइज करना, उसका था योजना आयोग का उद्देश्य। लेकिन योजना आयोग सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो गया? क्योंकि योजना आयोग के माध्यम से क्या होता है, राज्य की सहभागिता नहीं था। अब राज्य की सहभागिता क्यों नहीं था? क्योंकि योजना आयोग में जो भी डिसीजन ली जाती थी वो क्या था, केवल केंद्र सरकार द्वारा लेते थे। तो राज्य की जब पार्टिसिपेट नहीं था कोई आता, तो योजना सही से नहीं बन पाता। देखिएगा क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, अगर 5 लोगों से बिना राय लेके कोई निर्णय लिया जाएगा, वो निर्णय उतना बढ़िया से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से हमारा केंद्र सरकार को, तो विलेज स्तर पर वो निर्णय कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, पहले देखिएगा। और इस पर निर्णय ली जाती है उसको कहते हैं सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कहते हैं, यानी केंद्रीकृत सरकार कहते थे। पहले जो सरकार था केंद्रीकृत सरकार था, और केंद्रीकृत सरकार में जो योजनाएं बनते थे वो क्या है, ग्राउंड जो रियलिटी बहुत अलग होता था। लेकिन जब अब नीति आयोग बनाया गया तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा योजना या प्रोजेक्ट जो बनेगा वो कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसको कहते हैं सहकारिता। तो कौन सा कैसा होना चाहिए, सहकारिता होना चाहिए। राज्य केंद्र का क्या होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी जो योजना जो ग्राउंड लेवल पे होगा वहां पे क्या इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से होगा। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में कोई सरकार है, मान लीजिए इस समय बीजेपी की दोनों जगह पे सरकार है, मान लीजिए उत्तराखंड में अगर कल कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो क्या होगा कि जो केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट होगा वो तो ऑफिशियली जो रिपोर्ट होगा, जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार अगर ग्राउंड जो रियल है वो अगर केंद्र सरकार को नहीं बताएंगे, तो अगर केंद्र सरकार अगर उत्तराखंड सरकार से अगर नहीं पूछेंगे तो उन योजना बनेंगे वो क्या होगा, उत्तराखंड में जो लागू होगा वो सफल नहीं होंगे। इसलिए देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के से जो योजनाएं बनते थे पहाड़ों के लिए, वो क्या था, सफल नहीं हुआ। इसलिए तो उत्तराखंड के लोग क्या है, उत्तराखंड को अलग कर दिया। क्यों अलग किया? कि जो लखनऊ नीति बनते थे वो पहाड़ों के लिए कामयाब नहीं होते थे। तो इसलिए क्या है कि जो योजनाएं है उसको रिवाइज की जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, और विकेंद्रीकरण करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया था। और देखिएगा पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे, अब नीति आयोग में एक नया पोस्ट और जोड़ दिया जिसको सी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एक नया पोस्ट जोड़ दिया। देखिएगा नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष वो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और जो होंगे वो देखिए, इस समय नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राजीव कुमार है, और इसका जो हो वो है अमिताभ कांत है। ठीक है, और पहला जो उपाध्यक्ष जो थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पनगड़िया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाद में राजीव कुमार बने। ठीक है, और अब नीति आयोग बना है, इसमें क्या केंद्र और राज्य के जो मुख्यमंत्री है, या जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होंगे वहां पे उपराज्यपाल या प्रशासक जो भी होंगे वो क्या होगा, आपस में मिलेंगे और पूरे देश के लिए एक क्या है, विकेंद्रीकृत योजनाएं बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि नीतियों को या पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका क्या था, सफलतम या अधिकतम क्या है लाभ यूटिलाइज किया जा सके। और देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है
नीति, एन से क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो नीति आयोग कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये आपको पता है कि नीति आयोग द्वारा पहले इसको लागू की जाती थी। और देखिए, पंचवर्षीय जो योजना है ये क्या है, ये रशिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। रूस में देखिए, रूस का जो पुराना नाम है वो है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से क्या है, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना ली गई। पंचवर्षीय योजना में जो योजना में तो 5 साल के लिए बनते थे। अब देखिए, भारत में केवल 12वां पंचवर्षीय योजना तक चला, यानी 12th तक चला। उसके बाद क्या है, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया। इस समय जो नीति आयोग से जो योजनाएं बनते हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनते। वो 3 प्रकार की योजना बनते हैं, एक दीर्घ योजना बनते हैं, एक मध्यम योजना बनते हैं और एक लघु योजना बनते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम जो पंचवर्षीय शुरू हुआ था वो 1951 से लेके 56 तक चला था, यानी 51 से लेके 56 तक चला था। तो 1951 से लेके 1956 तक चला था पहला पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 56 से लेके जो 61 है उसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला है। और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना चला है वो 2012 से लेके 2017 तक चला। जो 12वां पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चला, जो 2007 से लेके 2012 से लेके 2017 तक चला। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर 56 तक हो जाएगा। तो ये नीति आयोग द्वारा ये संचालित। और ये पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया था, रशिया से लिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये 5 वर्ष के लिए प्लानिंग होता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए, इसको कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए इसका काम क्या होता है, आप लोग देखिएगा जितने भी भारत सरकार के जो डेटा या सूचकांक या इंडेक्स निकाला जाता है वो सब क्या होता है, इसी नेशनल सांख्यिकी आयोग के द्वारा निकाला जाता है। जितने भी इंडेक्स या सूचनाएं होती है, या जो जैसे श्रम आयोग का होता है, उसके बाद जितने भी ये सूचनाएं होती है वो सब क्या होता है, इनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। देखिए, पहले इसका एक 2 संस्थान थे, उसको हटा कर इसको बनाया गया। पहले क्या था, CSO था पहले, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और एक था NSSO, ये था नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या होता है कि ये सर्वे निकाला जाता था। लेकिन बाद में इसको 2001 में, नहीं 2000 में बना था और 2001 में इसको लागू किया गया था। तो 1 जून 2000 को इसको बनाया गया था। अब क्या, तो जितने भी भारत में जो डेटा रिलीज की जाती है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या आयोग के द्वारा माध्यम से उसको निकाला जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से ये निकाला जाता है। तो ये बनाया गया था, जो डेटा वगैरह निकाला जाता है। इसके देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा 2 चीज का नाम सुनेगा, एक होता है WPI और एक होता है CPI। ये डेटा भी इसी से निकलता है। इसको तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो ये जो प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है, तो इसके माध्यम से क्या गणना की जाती है, और गणना करने के बाद इसको निकाली जाती है। ठीक है, तो और भी बहुत से डाटा, श्रम जो मंत्रालय है उसके माध्यम से जो डेटा वगैरह निकल जाता है, इससे होता है। आप लोग जानते हैं कि देखिए अभी क्या है, भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो क्या 45 साल के से सबसे ऊपर पहुंच गया। तो ये डेटा वगैरह कहाँ से निकलता है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा यह निकाला जाता है। आगे देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा। देखिएगा, निर्धनता मतलब जो गरीबी का दुष्चक्र मतलब गरीब एक जाल में फंस जाता है। देखिएगा, एक व्यक्ति ने कहा था कि गरीब क्यों गरीब है, क्योंकि वो गरीब है। देखिए, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। क्यों गरीब है, क्योंकि वो क्या होता है उस हिसाब से सोचते नहीं है। हमारे यहाँ पे देखिए गरीबी के बहुत सारे कारण है। और ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था R नरकसे ने दिया था, R नरकसे ने दिया था।
ठीक है, कि निर्धनता की दुष्चक्र। देखिए कैसे है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे भारत में 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एक तो विवाह पर पैसा जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, शादी वगैरह में, और दूसरा है फेस्टिवल यानी पर्व पर ज़्यादा खर्चा होता है। अब देखिए लगभग क्या होता है, अधिकतर जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो अपने विवाह को बहुत चमक-दमक से करने के लिए के बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, और क्या होता है अधिकतर उधार लेके खर्च करते हैं। अधिकतर बैंक से लोन लेते हैं या दूसरी जगह से लोन लेते हैं, और लोन लेने पर क्या इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट के चक्कर में फँस जाते हैं। अपने दिखावे के चक्कर में होता है। देखिए अधिकतर भारत में जो लोन लिया जाता है या तो विवाह होता है या फेस्टिवल में क्या होता है, कपड़े वगैरह खरीदना होता है, नए कपड़े, फिर उसमें खर्चा करना होता है, इसी में ज़्यादा खर्च होता है। तो इसीलिए क्या होता है, एक बार फँस जाता है, और वो क्या फँस जाता है, फिर क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए उन्होंने बोला है कि गरीब का दुष्चक्र क्या है कि भारत में जो गरीबी का मेन कारण है, एक तो विवाह वाले खर्च बहुत ज़्यादा होता है, और पर्व में। अभी देखिएगा जो नए-नए जो लोग, नए विचारधारा के लोग आ रहे हैं, वो क्या है कि जो शादी-ब्याह है, ये बहुत इसमें खर्चा कम करने की बात की है। अभी देखिएगा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आईएएस मतलब ऑफिसर रही है महिला, उन्होंने कन्यादान करने से भी मना कर दिया कि हमें महिलाएं क्या है, वो दान के का भाग कहाँ क्या हो सकता है, महिलाएं को दान के पात्र कैसे माना जा सकता है। तो उन्होंने इसका विरोध भी किया है। तो इसलिए क्या है कि नए नए जो एजुकेशन बढ़ रहे हैं, तो लोगों में भी नई नई जागरूकता आ रही है। तो अभी देखा जो शादी ब्याह हो रहा है, इसमें खर्चा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अभी भी क्या है, मिडिल क्लास का बहुत बड़ा ये दिक्कत भी है कि उनको दिखाना भी बहुत ज्यादा चीज होता है। तो वो सारी चीज इसमें होता है। तो इसलिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आर, नर्क से हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, यानी कार्बन नहीं होता है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए इसमें आंसर दिख रहा है, हीरा दे रखा है, कोयला देख रहा है, ग्रेफाइट देख रहा है, और बालुआ पत्थर। देखिएगा कार्बन, देखिए क्या होता है कि जितने भी लकड़ी होता है, लकड़ी को जलाने पर क्या बनता है, कार्बन बनता है। ठीक है, तो और लकड़ी जब देखिए क्या होता है, जितने वुड्स होता है यानी पेड़ पौधे होते हैं, ये किसी भी कारण से कभी भी क्या है, भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार के कारण से जब मिट्टी के नीचे चला जाता है, तो ताप और दाब के कारण क्या होता है, ये कोयले में बदल जाता है। तो लकड़ी में क्या है, कार्बन है, और कार्बन किस में बदल गया, कोयला में बदल गया। और देखिए कोयले भी बहुत प्रकार के होते हैं। जो एंथासाइट वाला कोयला होता है, कौन सा कोयला, एंथासाइट, जो एंथासाइट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया उत्तराखंड में, इस कोयले की मात्रा ज्यादा होता है। जैसे एंथासाइट हो गया, बिटुमान हो गया, उसके बाद लिग्नाइट हो गया, ये कोयले के प्रकार होता है। तो एंथासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाता है। अब देखिए जब कोयला बहुत सालों तक जब मिट्टी के अंदर रहता है, तो कोयला किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो कोयला किस में बदलता है, ग्रेफाइट में बदलता है। ग्रेफाइट में बदलता है, तो जब कोयला में कार्बन होगा, तो ग्रेफाइट में भी ऑलरेडी कार्बन होगा। देखिए ग्रेफाइट जैसे जो आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो पेंसिल में जो लिखने वाला पार्ट होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो ध्यान देगा, तो इसमें भी क्या होगा, कार्बन होगा। दूसरी बात, जब ग्रेफाइट हजारों साल तक मिट्टी के अंदर रहेगा, तो ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड या हीरा में बदल जाता है। तो ग्रेफाइट से क्या बनता है, आपका डायमंड। तो पहले देखिए लकड़ी से क्या बना, कोयला बना, कोयला से क्या बना, ग्रेफाइट बना, और ग्रेफाइट से क्या बना, हीरा बना। और आप जानते हैं कि हीरा क्या है, इस धरती का सबसे कठोर वस्तु है। मेटल, देखिए हीरा मेटल नहीं है, धातु नहीं है, वस्तु कहेंगे, एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन उसको धातु नहीं कहेंगे। तो देखिएगा कोयला भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, हीरा में भी कार्बन है। तो किसमें कार्बन नहीं है, बालू पत्थर में नहीं है। तो बालू पत्थर में क्या नहीं होता, कार्बन नहीं है, तो उसमें सिलिका होता है। बालू पत्थर में क्या होता है, सिलिका पाया जाता है। और एक बात ध्यान देगा, ये जो कोयला, ग्रेफाइट और हीरा है ना, ये कार्बन के अपर रूप कहा जाता है। नहीं, कार्बन से ही बने हुए हैं, तो इसको कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कार्बन किसमें नहीं है, वो बालू पत्थर में नहीं है। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल यानी जिसको हेवी वाटर कहते हैं। एक उदाहरण है, देखिए जो हेवी वाटर होता है, ये क्या होता है, जो हमारे रिएक्टर होता है, एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु जो रिएक्टर होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे परमाणु रिएक्टर है, उसमें इस्तेमाल